मैंने अभी रिडक्स का प्रॉपर स्टार्ट नहीं लिया, लेकिन मैं जस्ट बता रहा था रिडक्स का तारुफ। मैं सिर्फ 1 मिनट में सारे ये जो प्रीवियस 5 मिनट की गुफ्तगू ये समेट देता हूँ कि हमारे पास बेसिकली पहला प्रॉब्लम ये था कि हमें रिएक्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स में डाटा के साथ काम करना है। रिएक्ट के कंपोनेंट्स बाय नेचर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेटफुल कंपोनेंट, एक होता है स्टेटलेस कंपोनेंट। ठीक है, ये मैं अब एक नई टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ आपको। स्टेटफुल कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें आप डाटा के साथ काम करते हैं, कोई डायनामिक चीज है, कोई डाटा मैनिपुलेशन है, कोई कैलकुलेशन है। और स्टेटलेस कंपोनेंट सिर्फ प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें किसी किस्म का डेटा इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ वो क्या कर रहे होते हैं, आपको कोई यूआई प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स रिएक्ट में दो तरह के होते हैं, एक स्टेटलेस कंपोनेंट और एक स्टेटफुल कंपोनेंट। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें आपने यूज स्टेट यूज कर लिया है। यूज स्टेट यूज कब करते हैं, जब आपको स्टेट या डाटा चाहिए होता है। तो जिसमें आपने यूज स्टेट यूज किया है वो क्या हो गया आपका स्टेटफुल कंपोनेंट, और जिसमें आपने सिर्फ जो कंपोनेंट यूआई प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप स्टेट यूज नहीं कर रहे, वो क्या आपका प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स हैं। दोनों फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो दो नाम है। फंक्शनल कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, स्टेटफुल कंपोनेंट, स्टेटलेस कंपोनेंट। स्टेट जिस कंपोनेंट में स्टेट यूज हो रही होती है वो स्टेटफुल है, जिसमें स्टेट यूज नहीं हो रही होती वो स्टेटलेस है। तो स्टेटलेस कंपोनेंट ही को हम प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। दैट्स इट। अब मैंने बात की कि रिएक्ट के मेजॉरिटी कंपोनेंट में हमें स्टेट की जरूरत पड़ती है। तो स्टेट की जब जरूरत पड़ती है तो हम नॉर्मली प्लेन वेरिएबल जेएस वाला काम नहीं करते, यानी स्टेट का मतलब डाटा की जरूरत पड़ती है, तो हम उसे यूज स्टेट का हुक इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी फंक्शन में स्टेट यूज करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम उस स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शेयर करनी पड़ती है हमें। जैसे अब देखें, ये हमारा एक होम का कंपोनेंट था और ये हमारा किसका कंपोनेंट था, नेव बार का कंपोनेंट था। तो ये जितनी भी पूरी अरे शो हो रही है, इसकी जितनी भी काउंटिंग है वो हम किसी दूसरे कंपोनेंट में हमें चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें डाटा शेयर करना है। तो डाटा शेयर करने के लिए रिएक्ट में इम्प्लिसिटली एक तरीका अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट का डाटा या एक कंपोनेंट की स्टेट दूसरे कंपोनेंट में शेयर की जा सकती है। अब फिर एक प्रॉब्लम आया जी कि रिएक्ट इम्प्लिसिटली हमें वन वे फ्लो देता है डाटा शेयरिंग का, फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो रिवर्स तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिएक्ट हमें रिवर्स में डाटा अगर भेजना हो तो हमें एक ऑप्शन देता है विच इज कॉल्ड एज स्टेट लिफ्टिंग। स्टेट लिफ्टिंग भी क्या होती है कि हम डाटा को रूट कंपोनेंट में रखते हैं और उस डाटा को अपडेट करने के लिए जो फंक्शन है उसको हम एज अ प्रॉप पास करते हैं, या डाटा को एज अ प्रॉप पास करते हैं, और फिर चाइल्ड से अगर डाटा वापस पेरेंट में भेजना हो तो फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास कर देते हैं। यानी फंक्शन डिफाइन पेरेंट में ही होता है, कॉल कहाँ से होता है, जाके चाइल्ड से होता है। तो उसमें हम डाटा को रिवर्स भेज सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था स्टेट लिफ्टिंग। लेकिन देयर इज नो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। फिर हमने कहा था स्टेट शेयरिंग हमने पढ़ ली, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। और वो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि प्रॉप्स ड्रिलिंग का प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास एक बड़ा सा कंपोनेंट ट्री है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आई लेफ्ट ऑफ। हमारे पास एक कंपोनेंट ट्री है, मिसाल के तौर पे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई भी एबीसी वेबसाइट है। तो उसमें पहला रूट कंपोनेंट क्या होगा, ऐप होगा। इसमें एक दो या तीन इसके चिल्ड्रन होंगे या चाइल्ड होंगे। इनके आगे फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर इसके 3 चिल्ड्रन हैं, यानी 3 सब कंपोनेंट्स हैं। इसके फिर एक कंपोनेंट है, इसका फिर 2 कंपोनेंट है। गॉट इट? और ये बड़े गौर से सुनिएगा बिकॉज यहीं से हमारी रिडक्स की स्टार्ट होना है। फिर इसके लेट सपोज यहाँ से फिर एक कंपोनेंट है, यहाँ फिर एक कंपोनेंट है। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्री बन गए, कंपोनेंट ट्री बन गए। अभी तक अगर हमारे पास कोई डाटा है, कोई स्टेट है जो कि इस कंपोनेंट में पड़ी हुई है, और यही स्टेट हमें कहाँ तक पहुँचानी है, इस कंपोनेंट तक पहुँचानी है। तो अभी तक का जो तरीका है प्रॉप्स का, जाहिर है प्रॉप्स से हम पास कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ से प्रॉप्स पास करनी पड़ेंगे इस कंपोनेंट को, यहाँ से पास करनी पड़ेंगे इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। अब 2-3 चीज़ें खाम-खा में हो रही हैं। भाई डाटा चाहिए इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को, तो वो डाटा बीच के सारे कंपोनेंट से हमें मजबूरन गुजारना पड़ेगा और कोई हल ही नहीं है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये तो अननेसेसरी हो गया, रिडंडेंसी हो गई, डुप्लीकेशन हो गई कि भाई जिस कंपोनेंट को डाटा चाहिए ही नहीं हम खाम-खा उसको दे रहे हैं डाटा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमने आगे पास करना है। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉप्स ड्रिलिंग, और प्रॉप्स ड्रिलिंग एक प्रॉब्लम है क्योंकि डाटा अगर सिर्फ इसको और इसको चाहिए तो देयर शुड हैव बीन अ मैकेनिज्म थ्रू विच वी कुड शेयर द डाटा between only those 2 components that are requiring that particular data। समझ आ गई बात? तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट का एक थर्ड पार्टी टूल चाहिए। अच्छा, बाय द वे एक बात बता दूं, रिएक्ट में यूज कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक हुक अवेलेबल है, जो हुक यही काम करती है। यूं कह लें कि वो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है। हम यूज कॉन्टेक्स्ट को भी यूज करके देखेंगे इसके बाद,
लेकिन यूज कॉन्टेक्स्ट स्मॉल एप्लीकेशन में या मीडियम स्केल एप्लीकेशन में, नॉर्मली स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में यूज होता है। अगर एक बहुत बड़ी इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है तो वहां यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल नॉट रिकमेंडेड है या नॉर्मली यूज नहीं होती। हाँ, बड़ी एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन में भी छोटी मोटी स्टेट हैंडलिंग या मैनेजमेंट के लिए स्टिल यूज कॉन्टेक्स्ट यूज हो सकता है, यानी यू कैन यूज कॉन्टेक्स्ट एंड रिडक्स इन पैरेलल। लेकिन आप रूट अगर रिडक्स यूज कर ही रहे हैं तो इसका और उसका पर्पज सेम है, ये स्केलेबल है, बड़े लेवल पे यूज होती है, तो इसलिए रिडक्स नॉर्मली इज प्रेफर्ड। और अक्सर आप जॉब रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कोई ना कोई लाइब्रेरी मांगी होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर टचिंग रिडक्स फर्स्ट, बाद में जरूरत पड़ी तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। हाँ, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इन्होंने कहा जी कि मुझे डाटा सिर्फ इधर चाहिए और इधर चाहिए, 3 कंपोनेंट्स में डाटा चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहां से डाटा इधर पास करेंगे तो यहां से इधर तो पास हो ही रहा है, यहां से इधर भी पास कर देंगे। अब एक और अज्यूम करें, सपोज डाटा इधर पड़ा हुआ है और चाहिए इसको, यानी इसने और इसने शेयर करना है। अब डाटा रूट में है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? देयर इज नो वे। यही काम ये कर लें, डाटा इसके पास पड़ा हुआ है तो इसके पास शेयर करना है, तो एक ही तरीका है, इसको स्टेट लिफ्ट, इस डाटा को लिफ्ट अप करें और फिर यहां इसको ड्रिल डाउन करें। ये काम इधर भी हो सकता है, इसको लिफ्ट अप करें इधर, इसको लिफ्ट अप करें इधर, इसको लिफ्ट अप करें इधर और फिर इसको ड्रिल डाउन करें इधर। तो आप डायग्राम से ही देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स काम है, कितना मुश्किल काम है कि बैठ के आप यही ढूंढते रहें जी किसको पहले पास करनी है। किसी बंदे को फ्लो ही ना पता, ट्री इतना बढ़ जाए कि आपको पता ही ना हो कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है, तो पहले तो आप घंटा लगाएंगे ट्री में पेरेंट चाइल्ड ढूंढने में, यार इसका पेरेंट कौन है, फिर उसका पेरेंट कौन है, फिर उसका पेरेंट कौन है। दैट्स एन एब्सोल्युटली अ मेस, स्पेशली इन लार्ज एप्लीकेशंस। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। क्या स्टेट लिफ्टिंग और प्रॉप्स ड्रिलिंग हम ये नहीं करेंगे। स्टेट लिफ्टिंग और प्रॉप्स ड्रिलिंग इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनइंपॉर्टेंट हो गए हैं, 1 या 2 लेवल तक ये काम चल सकता है। मतलब आपका एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है और एक उसका चाइल्ड है, दैट्स इट। आप चाइल्ड से वापस पेरेंट में पास कर रहे हैं, दैट्स इट। 2 लेवल या 3 लेवल तक दैट्स गुड इनफ, ठीक है। लेकिन अगर आपका मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ट्री है, जो कि अभी हमारा होने जा रहा है उसमें ई कॉमर्स में, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, रिडक्स इस्तेमाल करेंगे। अभी तक जितनी डिस्क्रिप्शन दी है उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अभी तक मैंने सोल्यूशन कोई नहीं बताया, प्रॉब्लम्स बताए हैं। व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट मैनेजमेंट, ठीक। अब जरा सोल्यूशन क्या है। अगर वैसे मैं आपसे पूछूं अब तक आपके जहन में कोई सोल्यूशन है, कोई सजेस्टेड सोल्यूशन कि क्या होना चाहिए कि स्टेट मैनेजमेंट अच्छी हो जाए या ये प्रॉप्स ड्रिलिंग और स्टेट लिफ्टिंग से हम बच जाएं, क्या सजेस्टेड पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, डायरेक्ट कॉल करवा देंगे, मतलब आपने एम्बिगुअस आंसर दिया, थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करें। जी ऑनलाइन। हाँ सर, हम कोई भी स्टेट मैनेजमेंट जो लाइब्रेरी है वो यूज कर लें, जैसे कि रिडक्स है। मैं ये तो देखें ना, ये तो अल्टीमेटली करनी है क्योंकि टॉपिक ही रिडक्स का है। मैं आपसे आपकी सजेशन पूछ रहा हूँ कि इस ट्री को देख के, सिर्फ इस ट्री को देख के बताएं कि क्या तरीका होना चाहिए कि जिस कंपोनेंट को जब चाहे जैसे चाहे स्टेट मिल जाए। सर हमें ग्लोबल स्टेट डिफाइन कर लेनी चाहिए। वेरी गुड, वो कहाँ करेंगे? और सर हम अलग स्टोर बना सकते हैं या कुछ भी ऐसा। यस, ठीक है, आपकी सजेशन ठीक है, आप भी ठीक है अपनी जगह पे, अल्फाज में थोड़ा सा रद्द-बदल करना पड़ेगा और आप भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली टर्म्स जो है, जो ये सजेशन है जी कि हम कोई स्टेट मैनेजमेंट टूल यूज कर लेंगे, वो तो ज़ाहिर करेंगे, वो तो पहले ही नाम बता दिया टॉपिक ही मतलब मैं आपसे आपकी सजेशन पूछा था, उसका मतलब ये है कि अगर हम इनमें से पूरे रिएक्ट कंपोनेंट के ट्री में किसी एक कंपोनेंट में भी स्टेट ना रखें, बल्कि स्टेट को आइसोलेट कर लें। क्या कर लें? स्टेट को आइसोलेट कर लें और आइसोलेट करके कोई सेपरेट एक कंटेनर हो, एक प्लेस हो, एक जगह हो या एक स्टोर हो, और उस स्टोर को हम मार्क कर लें। मिसाल के तौर पे मैं इसको नाम ही दे देता हूं, क्या? स्टोर। बाय द वे ये स्टोर रिडक्स की टर्म है। तो स्टोर का यूज समझ लें कि जैसे कुछ माल आपने दुकानों पे डिस्प्ले पे रखा होता है, लेकिन ज्यादातर माल किधर पड़ा होता है? आपके स्टोर में पड़ा होता है, और स्टोर की एक्सेस आपके पास हर वक्त होती है, आप जब चाहें जैसे चाहें चाबी ले जाएं और स्टोर से जो भी रिक्वायर्ड माल है वो उठा के लें। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशन की स्टेट होगी, स्टेट से मुराद मैं बार बार कह रहा हूँ डेटा होगा, एप्लीकेशन का जितना भी डेटा होगा उसको हम अपने एप्लीकेशन से क्या कर लेंगे? बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। और जिस जगह पे हम अपने डेटा को रखेंगे इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड अ स्टोर, दिस इज कॉल्ड अ। तो अब तमाम का तमाम डेटा हमारा कहाँ रिजाइड करेगा?
एप्लीकेशन का डेटा स्टोर में रिजाइड करेगा। अब मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे, लेट मी चेंज द कलर अगेन, मिसाल के तौर पे अब इस कंपोनेंट को जो डेटा चाहिए सेम डेटा इस कंपोनेंट को भी चाहिए और सेम डेटा इस कंपोनेंट को भी चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, जिस कंपोनेंट को डेटा चाहिए वो कहां से लेगा, स्टोर से। तो जब इसको चाहिए तो ये डायरेक्ट किसको रिक्वेस्ट करेगा, स्टोर को, और स्टोर के पास अगर डाटा अवेलेबल हुआ तो इसको दे देगा, ना अवेलेबल हुआ तो कहेगा भाई माजरत, जो डाटा तुम मांग रहे हो मेरे पास है ही नहीं। एग्जैक्टली अब पूरा का पूरा जो रिएक्ट का ट्री है ना, रिएक्ट कंपोनेंट ट्री, वो सारे का सारा जब उसे डाटा चाहिए होगा वो किससे जाके लेगा, स्टोर से लेगा। जब इस कंपोनेंट को चाहिए हुआ तो ये किसी और की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि ये किसको देखेगा, स्टोर, कहेगा भाई डाटा दो, अगर इसके पास हुआ तो इसको भी दे देगा। जब इसको चाहिए तो ये भी किससे कनेक्ट करेगा, स्टोर से कनेक्ट करेगा, और अगर स्टोर के पास डाटा हुआ तो ये वापस इसको डेटा दे देगा। इसका मतलब ये है कि दिस मैकेनिज्म ऑफ आइसोलेटिंग द स्टेट फ्रॉम योर कंपोनेंट ट्री, keeping it or putting it in a separate place so that it becomes globally available for all the components that are available in our application. That's why this is called as global state management. Global state management का सादी जुबान में क्या माना है कि ऐसी जगह पे आपका डेटा पड़ा हो जहां से कोई भी कंपोनेंट जिसको जब चाहे डेटा जरूरत पड़े वो जाके उससे क्या कर ले, एक्सेस कर ले। So that's why it is called as a global state management, because it provides the state or data to each and every component at any time. Now, ये तो इसकी होगी ये ब्रीफ सी थ्योरी कि हमने एक स्टोर बनाना है। अब आए रिडक्स की टर्मिनोलॉजीज पे, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मैं रिडक्स को इंट्रोड्यूस, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सो दैट वी कैन एक्चुअली रेफर इट बैक सम टाइम लेटर, और वापस आता हूँ यहाँ पे। तो रिडक्स जो है ये एक अलग लाइब्रेरी है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ रिएक्ट लाइब्रेरी। हमने शुरू में पढ़ा था कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी का मतलब चूंकि फ्रेमवर्क नहीं है तो यहाँ जो भी जब भी हमें एडिशनल फंक्शनलिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम एक लाइब्रेरी की खिदमात लेंगे। राउटिंग के लिए हमने रिएक्ट राउटर डॉम की खिदमात ली, और अब स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम क्या करने लगे हैं, रिडक्स की खिदमात ले रहे हैं। तो रिडक्स इज जस्ट अ लाइब्रेरी। आप यहाँ जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे करेंगे जी रिडक्स सिंपली, और आप रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए पहला लिंक जो भी आपको मिले इस पे चले जाइए। सॉरी क्या चीज, नहीं इसका अब जो रिकमेंडेड है ना वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन, आप इसकी यहाँ पे कहीं जाके ढूंढ सकते हैं, बट जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो वो लेटेस्ट वर्जन ही होगा। रिएक्ट राउटर डॉम के केस में वर्जन की डिस्कशन हमने क्यों की थी, क्योंकि वो 180 शिफ्ट था। जो कुछ रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 5 में था ना, रिएक्ट डॉम वर्जन 6 में टोटली अपोजिट हो गया था, इसलिए हम वर्जन कॉन्शियस थे। यहाँ पे आप स्टिल अगर पिछला वर्जन भी यूज करते हैं तो इट माइट स्टिल बी ओके, वो चलेगा, लेकिन जब हम वर्जन मेंशन नहीं करेंगे तो वो डाउनलोड ही क्या करेगा, लेटेस्ट करेगा। That's why we are not very much conscious about the versions right in here, and we were very much conscious about the versions in case when we were talking about the React router DOM. ठीक हो गया, ये कॉन्शियसनेस की वजह थी। तो अब हम इसका लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे। तो जब आप रिडक्स देखते हैं तो रिडक्स में आपको 2-3-4 फीचर्स बताता है। ये आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जी, कोई पूछ सकता है जी कि वाई रिडक्स इज इंपॉर्टेंट। अब आपने डायग्रामेटिकली तो देख लिया, आप जरा देख लें। अब प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर JS एप्स। स्टेट कंटेनर का मतलब ये है, स्टेट क्या होता है, डेटा, एप्लीकेशन का डेटा। प्रिडिक्टेबल स्टेट, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि फलां टाइम पे स्टेट में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। आप प्रिडिक्टेबल को फिलहाल छोड़ भी दें तो सिर्फ कह लें ये स्टेट कंटेनर है, इट्स अ ग्लोबल स्टेट कंटेनर। समझ आई बात। उसके बाद इट्स अ प्रिडिक्टेबल क्या मतलब है, रिडक्स हेल्प यू राइट एप्लीकेशंस दैट बिहेव्स कंसिस्टेंटली, रन इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, क्लाइंट्स वगैरह वगैरह। सेंट्रलाइज्ड, पहले ही आपको पता है सारा का सारा डाटा किधर पड़ा होगा, एक सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा होगा, ठीक है। डिबगेबल, वेरी इजी है डिबग करना एप्लीकेशन को। अभी मैंने शुरू में आपने एक एरर मुझसे शेयर किया और डिबग करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, 5 मिनट तो लग गए, हालांकि एरर को खास नहीं था, वही एरर है, कोई और होगा ना, मुझे अगली कहानियां तुमने। तो अब डिबगेबल, अगर कोई चीज डिबग करना ही मुश्किल हो जाए तो फिर जाहिर है उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फ्लेक्सिबल, जब आप इसे यूज कर लेंगे तो फिर आपको इसका मतलब समझ आएगा कि हाउ फ्लेक्सिबल इट इज, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो खैर, अब जरा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं, खैर एक और बात ध्यान में रखिएगा। जो रिडक्स है ना वो सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं बनी। जो रिडक्स है वो स्टेट मैनेजमेंट टूल है, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द रिएक्ट। आप रिडक्स को प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप रिडक्स को Vue.js में भी यूज कर सकते हैं, Vue.js एक और लाइब्रेरी है। आप रिडक्स को
एक और स्वेल्ट के स्वेल्टे पता नहीं क्या, उसमें भी यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क में आप रिडक्स को यूज कर सकते हैं। सॉरी, एंगुलर का अपना स्टेट मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है अलग से, क्योंकि वो लाइब्रेरी तो नहीं है ना, वो तो फ्रेमवर्क है। समझ आई बात? और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो चूंकि एंगुलर भी रिएक्ट या टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन कर सकते होंगे। लेकिन एक चीज अपने घर में मौजूद है तो क्या जरूरत है दूसरों के घर से उधार लेने की? ठीक है, तो एंगुलर के बाद अपना मैकेनिज्म है स्टेट मैनेजमेंट का। बहरहाल यू कैन डू दैट। और अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव में, तो ये रिडक्स उधर भी यूज होगा। तो यानी अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बाद मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाह रहे हैं, और वो भी हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जिसमें iOS एंड्रॉइड दोनों बनती हैं, तो उसकी स्टेट मैनेजमेंट भी रिडक्स भी होती। ये बहस बाद में हो जाएगी ना, ये अभी बहस का टाइम नहीं है, स्लो है तो, क्योंकि हमारा रिएक्ट टॉपिक ही नहीं है, तो सवाल में क्यों उलझा रहे हैं। बहरहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये उधर भी यूज हो सकती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि वैसे बाय द वे ये रिएक्ट नेटिव स्लो या फास्ट होने का कंसर्न पता है किसका होना चाहिए? जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका करोड़ों मिलियंस की तादाद में ट्रांजैक्शंस या डाटा हैंडलिंग हो रही है। हमने जो छोटी मोटी ऐप्स बनानी होती हैं उसमें डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, बट स्टिल आपको पता है कि जो फेसबुक का अपना फेसबुक एडवर्ड का वो मोबाइल ऐप है, वो रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है। आपकी स्काइप है या पता नहीं, 3-4 फेमस टूल्स हैं, मैं उनकी वेबसाइट पे खोल के दिखाऊंगा। तो मतलब स्लो है नो डाउट, लेकिन इसकी दूसरे एंड पे फ्लेक्सिबिलिटी तो भी देखे ना, फ्लेक्सिबिलिटीज कितनी है इसकी, उस पर नहीं जाऊंगा अभी, टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। एनीवेज मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि रिडक्स जो है वो सिर्फ सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं बना। तो इसका मतलब है रिडक्स तो जेनेरिक है, ये तो हर लाइब्रेरी के साथ यूज हो सकता है। तो फिर इसके लिए यानी रिडक्स की हर लाइब्रेरी के लिए एक बाइंडिंग अवेलेबल है। बाइंडिंग अवेलेबल का मतलब ये है कि अगर रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज करेंगे तो बीच में हमने एक इंटरमीडिएट चीज यूज करनी होगी, एक और टूल या लाइब्रेरी यूज करना होगा जो तो रिएक्ट को रिडक्स के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। यही रिडक्स अगर आप व्यू के साथ यूज करेंगे तो फिर वो जो बीच में बाइंडिंग टूल है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, रिडक्स यही रहेगा। तो इसका मतलब है अब हमें दो चीजें चाहिए, रिएक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, एक तो हमें रिडक्स चाहिए, और दूसरा हमें वो टूल या वो लाइब्रेरी चाहिए जो रिडक्स और रिएक्ट की आपस में क्या करे, बाइंडिंग करे। बस समझ आ गई है? तो ये दो पैकेजेस हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो ये एक लिखा हुआ है रिएक्ट रिडक्स और एक लिखा हुआ है रिडक्स टूल किट। अच्छा, बाज लोग रिडक्स टूल किट में और रिडक्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पहले रिडक्स टूल किट नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, सिर्फ रिडक्स कोर होता था या रिडक्स होता था। और रिडक्स ऑब्वियसली किस लिए था, स्टेट मैनेजमेंट टूल था। उसकी काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमें खुद करनी पड़ती थी, यानी तकरीबन सारा काम हमें मैनुअल करना पड़ता था। सारा काम क्या मतलब, क्योंकि अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है, रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है, स्टोर क्या होता है, फिर स्टोर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये खैर अभी पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा, लेकिन सारा काम मैनुअल करना पड़ता था। तो जब मैनुअल करते थे तो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी, काफ़ी सारे एरर्स आते थे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते थे, फिर सबको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो रिडक्स वालों ने क्या किया, उन्होंने उसी रिडक्स की बेस पर ऑन टॉप ऑफ दैट इसको इम्प्रूव करके इसका एक इन्हांस्ड वर्जन दे दिया हमें, यानी कुछ मजीद फंक्शनैलिटीज हमसे लेके खुद इम्प्लिसिट नहीं, उन्होंने इंप्लीमेंट करके हमें फंक्शन कॉल्स दे दी कि ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये होगा, ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये होगा। तो वो जो इम्प्रूव्ड और एनहांस्ड वर्जन ऑफ रिडक्स है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्स टूल किट। अब टूल किट नाम से जाहिर है कि ये इसमें तकरीबन वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको अपना काम परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इट हैज़ बिकम मच ईजियर, easy to read, easy to implement, easy to debug and easy to understand. Make sense? तो हम क्या करेंगे, हम रिडक्स नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, रिडक्स टूल किट। ये उससे डिफरेंट नहीं है, ये उसी रिडक्स की बेस के ऊपर एक रैपर है। समझ आ गई बात? तो हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक रिएक्ट रिडक्स और एक रिडक्स टूल किट। रिडक्स टूल किट किस लिए, स्टेट मैनेजमेंट कंटेनर के तौर पे, और रिएक्ट रिडक्स किस लिए, रिएक्ट और रिडक्स को आपस में बाइंड करने के लिए। बड़े परेशान हो गए सर, ये तो कुछ कम्प्लेक्स हो गए हैं। अभी आप देखेंगे ना, ऐसे होगा 2 मिनट में, सिर्फ आपको फंक्शंस कॉल करने हैं और वो भी डॉक्यूमेंटेशन से देख के करने हैं, जुबानी कुछ भी नहीं याद करना। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन ये फिलॉसफी अगर आपको समझ ना आए ना तो कक समझ नहीं आना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसका फ्लो समझना है, सिंटैक्स पे गौर नहीं करना, सिंटैक्स देख लेंगे खुद ही, मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ सिंटैक्स इसका, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है,
हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है जी सबसे पहले, क्योंकि लाइब्रेरी है तो हमें यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मुझे सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना है, दोनों में से कोई भी पहले बात इंस्टॉल कर लें, दैट डजंट मैटर। तो मुझे करना है जी, वापस जाएं और आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाएं तो वो खुद ही सजेस्ट कर देगा दो चीज़ें डाउनलोड कर लें। वो ये कह रहा है जी कि आप npm इंस्टॉल Redux.js टूलकिट पहले करें, और फिर इसके साथ वो एक और चीज़ कहेगा, ये कह रहा है npm इंस्टॉल Redux करें। सॉरी ये नहीं, ये Redux कोर था, पहले था ये। हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल React Redux और npm इंस्टॉल Redux.js टूलकिट, ठीक है। सो बेसिक एग्जांपल में कहाँ गया React Redux? पहले मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर उसको ढूंढ लेते हैं वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। npm इंस्टॉल, इसको आप एक सेपरेट टर्मिनल में जाएं और वी आर वर्किंग वेयर, ये जाजिब साहब के फीचर में। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये फीचर ब्रांचिंग बताई थी, तो ठीक है कोई बात नहीं। जाजिब साहब की फीचर ब्रांच में ही हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंस्टॉल npm इंस्टॉल Redux.js टूलकिट। जितनी देर में ये इंस्टॉल होती तब तक हम जाते हैं वापस Redux में। सो वेयर टू गेट इट फ्रॉम, React Redux पे जाएं और इसके गेट स्टार्ट में जाएं, तो ये आपको वो कमांड देगा विच इज़ npm इंस्टॉल React Redux। तो हमने दो चीज़ें करनी है, एक Redux टूलकिट और एक React Redux। सो लेट्स डू दिस, और ये हो गया तो आप ये भी कर लें। अब आपने वापस आना है और Redux टूलकिट की डॉक्यूमेंटेशन में आना है, और यहाँ से आप जाएं और सिंपली ट्यूटोरियल पे क्लिक कर लें। वैसे ट्यूटोरियल पे क्लिक करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि पहली एग्जांपल बहुत ज़्यादा सिंपल कराऊँ जिसमें सिर्फ Redux की सारा वर्क फ्लो बताऊँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत इसको फॉलो करूँगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आना, क्योंकि इसकी बिहाइंड द सीन फिलोसफी इट्स लिटिल ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट फॉर मी। आई डोंट नो आपको लगेगा ट्रिकी या नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे हैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में तो फिर इट्स टोटली अप टू यू दैट यू कैन ऑलवेज गो देयर एज वेल। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं अगर आपको बताऊँ वाई आई केम अप इन हेयर, तो मैंने एक दो डायग्राम्स दिखानी है आपको, और उसके बाद ये डायग्राम्स मुझे Redux टूलकिट में नहीं मिलेंगी बल्कि Redux कोर में मिलेंगी। सो दैट्स व्हाई लेट मी गो बैक टू द Redux। एक चीज़ जो मैंने डायग्राम समझाई है वो, और एक ये दो डायग्राम्स, वेयर कैन आई गेट दैट? गेटिंग स्टार्टेड में तो नहीं है। चल जा भाई। मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं ढूंढने के लिए कि ये React Redux नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, Redux होना चाहिए सिर्फ। सो मैं ये सिर्फ Redux, और इस Redux के अंदर ये, और यहाँ पे दिस इज व्हाट। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेन Redux में हमने पहले कॉन्सेप्ट समझने हैं। मेन Redux में आया और मैंने ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये दो डायग्राम्स हैं। आप इन दो डायग्राम्स को समझेंगे तो आपको ये पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम इसी से बिल्कुल नीचे है, ये वाली। ये थोड़ी सी एनिमेटेड है, सो इट वुड बिकम ईजी फॉर मी इनफैक्ट टू एक्सप्लेन। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। Redux में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ है आपका व्यू। व्यू का मतलब ये है कि समथिंग दैट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द पेज। मिसाल के तौर पे अगर आप होम कंपोनेंट पे हैं और होम कंपोनेंट को देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, एक
व्यू है। अब मिसाल के तौर पे आपने, या प्रोडक्ट लिस्टिंग एक व्यू है जिसमें आप सारे के सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं। आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के पेज पे किसी एक बटन पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट। तो व्हाट यू हैव डन इज, अगर मैंने ऐड टू कार्ट क्लिक किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एक्शन परफॉर्म किया। आप कहां पे थे? व्यू पे थे। व्यू पे आपने क्या परफॉर्म किया? एक्शन परफॉर्म किया। ये एक्शन जाके क्या करेगा? आपकी स्टेट को छेड़ेगा, उसको अपडेट करेगा। मतलब डेटा अगर कोई इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट करेगा। हमारे केस में क्या होना चाहिए यहाँ पे? अभी तो ये डिटेल पेज पे आ रहा है ना, हालांकि इसे डिटेल पेज पे नहीं आना चाहिए, ये तो राउटिंग लगी हुई है, हमने खुद लगाई है। असल बिहेवियर इसका क्या होना चाहिए? अब हम जब ज़ाहिर रिडक्स पढ़ लेंगे तो असल बिहेवियर इसका होना चाहिए कि ऐड टू कार्ट जब हम करें तो ये डायरेक्ट कार्ट पे ऐड हो गए, यहाँ पे अपडेट हो जाए, यानी ये डिटेल पेज पे ना जाए। ऐड टू कार्ट का मतलब क्या है? इसे कार्ट में, तो इसका मतलब ये है कि हम कार्ट की एक स्टेट बनाएंगे और उस स्टेट को अपडेट करेंगे। कब? जब हम ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वी आर ऑन द व्यू, वी विल परफॉर्म सम एक्शन। बटन पे क्लिक करना कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन के नतीजे में क्या होगा? हम कोई ना कोई स्टेट अपडेट करेंगे। अब जो अपडेटेड स्टेट होगी वो दोबारा कहां पे आ जाएगी? व्यू पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे कैसे? अगर ये प्रोडक्ट कार्ट में एडेड है तो ये बटन यहां से डिसेबल होना चाहिए ना, यहां लिखा आ जाना चाहिए ऑलरेडी एडेड टू द कार्ट। भाई एक ही प्रोडक्ट को बार बार कार्ट में तो नहीं ऐड किया जा सकता ना, किया जा सकता है किसी वेबसाइट पे, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज की जा सकती है प्लस या माइनस के बटन से, लेकिन इसका कार्ट, जब एक दफा ये आइटम कार्ट में दाखिल हो चुका तो दोबारा यहां ऐड टू कार्ट का बटन ही नहीं आना चाहिए। दोबारा क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस। लेट मी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां जाऊं और मैं यहां पे क्लिक करूं ऐड टू बकेट, और ये पता नहीं कोई और लफ्ज़ बाद में मांगेगा, डिलीवरी एड्रेस और सारा कुछ, फिर ऐड टू बकेट करने देगा, ठीक है। सो लेट मी ट्राई इट, गोइंग इनसाइड एनी कैटेगरी, ऐड टू बकेट, पिकअप कर लेते हैं जी। अब एड्रेस मांगेगा और दफ़ा करें, किसी और वेबसाइट को देख लेते हैं। लेट्स सी, दराज को देख लेते हैं। तो नॉर्मली वर्क फ्लो जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट किस फ्लो पे काम करेगी। कोई और ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपके जहन में तो वो भी बता दें, अमेजोन वगैरह भी हैं। लेकिन अब अगर मैं इस पे जाऊंगा, लेट्स सी, इस पे जाऊंगा, इस पे उन्होंने यहाँ पे तो ऐड कार्ट का बटन नहीं दिया, लेकिन जी जी हम बैकएंड अपना बनाएंगे और अपना बैकएंड उसके लिए हुए सर्वर पे होस्ट करेंगे और फिर उसे फेच करेंगे। फुल स्टैक का तो मकसद यही है ना। अभी हमने बैकएंड नहीं पढ़ा था तो हमारी लिमिटेशन थी कि हमने किसी का डाटा यूज़ करना था, तो हमारा अगला मॉड्यूल यही है, बैकएंड, ठीक है। एनीवेज, जब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये भी लॉगिन मांगेगा। बहरहाल अभी मैं लॉगिन नहीं कर रहा लॉगिन नहीं कर रहा। बहरहाल उसूल क्या होना चाहिए, इसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब एक चीज़ ऐड टू कार्ट हो जाती है तो वो बटन डिसेबल हो जाना चाहिए, दोबारा वही आइटम का कार्ट में ऐड नहीं होना चाहिए। तो मैं व्यू पे था, मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन ने स्टेट को अपडेट किया, अपडेटेड स्टेट वापस व्यू पे आ गई। फिर मैं व्यू पे आके कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा, एक्शन स्टेट को अपडेट करेगा, स्टेट दोबारा व्यू पे शो हो जाएगी। ये साइकिल चलता रहेगा। यू आर ऑन द व्यू, यू परफॉर्म्ड एनी एक्शन, इट अपडेटेड द स्टेट। स्टेट कहाँ अपडेट करेगा? जाके स्टोर में, क्योंकि सारी की सारी स्टेट कहाँ पड़ी हुई है? स्टोर में पड़ी हुई है। और वो जो अपडेटेड स्टेट है वो वापस कहाँ शो हो जाएगी? व्यू पे शो हो जाएगी। व्यू एक्शन स्टेट, व्यू एक्शन स्टेट, व्यू एक्शन स्टेट, व्यू एक्शन स्टेट। समझ आ गई बात? ये डायग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, अब बर्ड्स आई व्यू है। अब जरा इसके अंदर घुसते हैं। ये जो अगली डायग्राम है ना वो इसी के ही अंदर का आर्किटेक्चर डिफाइन करेगी। लेट्स कम बैक टू दिस। अब जरा देखें, यूआई को व्यू बोला था, यू वही है ना जो समथिंग दैट एक्चुअली इज देयर। यहां से एक, या देखिएगा यहां से जब ये एक्शन निकलेगा, क्लिक इवेंट, ये जो है ना ये बेसिकली क्या है? एक्शन है। क्या है? अब ये एक्शन कहां जाएगा? स्टोर में जाएगा। और स्टोर में क्या करेगा? स्टेट को अपडेट करेगा। स्टेट को अपडेट करेगा तो स्टेट वापस कहां आ जाएगी? यूआई पे आ जाएगी। तो आप अगर अंदाजा कर लें, अगर मैं इसको यहां पे रोक दूं
तो ये वही चीज है एग्जैक्ट ऊपर जो हम बयान कर चुके हैं, उसी डायग्राम को मजीद डेप्थ में एक्सप्लेन किया गया। हाउ? ये क्या है? व्यू। व्यू पे क्या परफॉर्म होता है? एक्शन। एक्शन कहां जाता है? स्टोर में। क्या करने जाता है? स्टेट को अपडेट करने जाता है। तो स्टेट अपडेट होके वापस कहां आती है? तो ये ऊपर वाली डायग्राम हुई या नहीं हुई? यूआई, यूआई से एक्शन, एक्शन से स्टेट, स्टेट से वापस यूआई। लेकिन अब जो टर्मिनोलॉजीज है वो कुछ इंट्रोड्यूस होंगी, उसी को खोल दिया गया उस डायग्राम को। अब जरा गौर से सुनिएगा। हम जब यूआई पे होंगे तो यूआई पे एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? किसी न किसी बटन पे क्लिक करेंगे ना। तो यूआई पे दो बटन हैं एग्जांपल के लिए, एक डिपॉजिट 10 और एक विदड्रॉ 10। आपने जब डिपॉजिट पे यूआई पे किसी बटन पे क्लिक किया तो आप हर क्लिक के अगेंस्ट या हर एक्शन के अगेंस्ट कोई इवेंट हैंडलर लगाते हैं ना। क्लिक के पीछे क्या लगाया होगा आपने? इवेंट हैंडलर। कौन सा? कोई अनक्लिक लगाया होगा ना। उस अनक्लिक के फंक्शन के अगेंस्ट क्या होगा? कोई फंक्शन कॉल किया होगा आपने। ये काम किया ना आपने। तो ये काम अभी तक यही हो रहा है। आप यूआई पे आए और यूआई पे आपने यूआई के बटन के साथ क्या अटैच कर दिया? इवेंट हैंडलर अटैच कर दिया। यहां तक तो आपको पहले से पता है। अब इस इवेंट हैंडलर फंक्शन के अंदर आप एक एक्शन डिस्पैच करेंगे। दैट्स एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्शन क्या भला है? पहले इसकी एनाटॉमी देख लें। एनाटॉमी का मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें। एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या है? एक आपको ये भी पता है ये ऑब्जेक्ट है, और आपको ये भी पता है कि एक्शन के अंदर क्या क्या चीज पड़ी होती है। तो ये दो चीजें पड़ी होती हैं। एक ये प्रॉपर्टी है ना, टाइप कॉलन डिपॉजिट, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पेलोड। तो इसका मतलब है व्हाट इज एक्शन? आप कहेंगे एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। मैं पूछूं व्हाट डज एक्शन कंसिस्ट ऑफ? आप कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, टू प्रॉपर्टीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो प्रॉपर्टीज ही होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? टाइप ऑफ द एक्शन एंड द पेलोड। मेकिंग सेंस? तो अब आपको जो रिडक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें पहली टर्मिनोलॉजी आ गई आपकी यूआई या व्यू, दूसरी टर्मिनोलॉजी आ गई इवेंट हैंडलर, तीसरी टर्मिनोलॉजी आ गई कि इवेंट हैंडलर के अंदर जाके हमें एक एक्शन डिस्पैच करना है। डिस्पैच का मतलब है रवाना करना, भेजना। कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जब एक्शन डिस्पैच करेंगे तो आप कहेंगे जी एक्शन ब्लॉक है। तो एक्शन कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है। उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? टाइप और पेलोड की दो प्रॉपर्टीज होती है। जब हम जो एक्शन जो हम डिस्पैच करेंगे वो जाएगा कहां पे? वो सीधा जाएगा कहां पे? स्टोर में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जिस स्टेट को अपडेट कर रहे हैं वो स्टोर कहां पड़ी, वो स्टेट कहां पड़ी होगी? स्टेट तो सारी की सारी स्टोर में पड़ी हुई है। तो जब भी हमें स्टोर में जाके किसी भी स्टेट को अपडेट करना होगा तो उसका तरीका यही है कि आप एक्शन डिस्पैच करेंगे। क्या करेंगे? वो एक्शन जाएगा कहां पे? स्टोर में। स्टोर के अंदर एक और चीज होती है, रिड्यूसर। स्टोर के अंदर एक और चीज होती है, क्या? वो रिड्यूसर आपके इस एक्शन को रिसीव करेगा और एक्शन को देखेगा कि भाई आपने किस टाइप का एक्शन भेजा है। राइट नाउ इसने कितने एक्शन बताए? मैं दो। या डिपॉजिट का एक्शन होगा या तो यूआई से आपने भेजा एक एक्शन, वो एक्शन गया, उस एक्शन को स्टोर ने रिसीव किया। स्टोर ने अपने अंदर जो रिड्यूसर था उसको उसमें पास कर दिया। रिड्यूसर ने जांचा, देखा किस टाइप का एक्शन है, उसकी बेस पे उसने कोई एक्शन लेना है। तो इसने कहा जी ये है पेलोड, इसका 10 है, तो इसका मतलब है ये डिपॉजिट पे क्लिक हुआ है, तो 10 एग्जिस्टिंग स्टेट में क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर विड्रॉ होगा तब भी यही दो चीजें होंगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। देखिए एक्शन की टाइप क्या है? डिपॉजिट। पेलोड क्या है? 10। जब विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो फिर भी यही तीनों चीजें होंगी, टाइप और पेलोड। फर्क क्या होगा? टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिपॉजिट के बजाय विड्रॉ, और पेलोड की वैल्यू जो आपकी मर्जी की वैल्यू होगी वो। मेकिंग सेंस? सब कुछ समझ आ गया? ये बेसिकली रिडक्स का कंप्लीट वर्कफ्लो है। अब आपने जितना भी काम करना है वो सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए स्टोर क्या है, एक्शन क्या है, एक्शन डिस्पैच कैसे होता है, एक्शन के अंदर क्या क्या चीज होती है, यूआई क्या होता है, और ये वापस आके अपडेट कैसे करेगा। सो लेट्स कन्फिगर वेरी फर्स्ट स्टेप। समझ आ गई ना बेसिक टर्मिनोलॉजी रिडक्स की? लेट्स कन्फिगर आवर वेरी फर्स्ट रिडक्स स्टोर विद आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। हम अपना पहला स्टोर क्या करने जा रहे हैं? कन्फिगर करने जा रहे हैं। तो अगर ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई है तो जस्ट गिव मी अ मिनट, I'll show you in a very easy way. I try my best. इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले
आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके स्टोर में सॉरी आपके ऐप में एक स्टोर होना चाहिए, ठीक। तो आप क्या करें, सोर्स फोल्डर में जाएं और यहाँ पे आप बना लें एक स्टोर डॉट जेएस, बस ये आपका स्टोर बन गया, ये आपका स्टोर बन गया। मुश्किल था? सॉरी, जीएस की फाइल होगी, JSX तो नहीं है ना, JSX तब लिखते हैं जब हम इसके अंदर HTML लिखें यानी XML लिखें, तो इसके अंदर हम XML लिखेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, ये स्टोर आपके किसी भी फोल्डर के अंदर हो सकता है, मैंने इसे रूट फोल्डर में रखा। अब मैं चाहूं तो इसको यहां से डिलीट कर दूं और रिडक्स की सारी लॉजिक ताकि मुझे समझ आए और अंडरस्टैंड करना इजी हो, सोर्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लूं जिसको नाम दे दूं रिडक्स और इसके अंदर स्टोर बना लूं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर वैसे एक रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर रिडक्स वालों का भी अभी आपको दिखाता हूं, कोशिश करें कि वही रख लें, ज़्यादा इजी होंगे आप। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुसी बादशाह हो, अपनी मर्जी का फोल्डर स्ट्रक्चर रख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने इजीनेस के लिए यहाँ पे रिडक्स के अंदर रखा। अब स्टोर के अंदर होगा क्या, अब हम जाएंगे किसके अंदर, हम क्या यूज कर रहे हैं, रिडक्स टूल किट, क्या यूज कर रहे हैं। तो आप इस पर क्लिक करें और इसके गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। इंस्टॉलेशन के बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे अभी तक ये कहानियाँ ही सुना रहा है, वो कहानी में आपको सारा कुछ पहले ही सुना चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ उसने क्या कहा है, उसकी रिकमेंडेशन देखें। सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर बनाया उसने और उस ऐप के फोल्डर के अंदर क्या बनाया उसने, स्टोर डॉट जेएस। तो हमने ऐप का फोल्डर नहीं बनाया, हमने क्या बना लिया, इसे रिडक्स का फोल्डर बना लिया। बिल्कुल मैटर नहीं करता, लेकिन जस्ट कंसिस्टेंसी के लिए हम उसको फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि जो भी हम चीज़ें देखें वो उससे मैच करें। तो ऐप के फोल्डर के अंदर मुझे क्या मिल गया, एक स्टोर मिल गया, ठीक। इस स्टोर के कंटेंट क्या होंगे, सबसे पहले वो ये बताता है कि जी आपने इसके अंदर एक स्टोर बनाना है, तो सबसे पहले एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो कहाँ मौजूद है, रिडक्स स्लैश टूल किट में, और उसका नाम क्या है, कॉन्फ़िगर स्टोर का, ठीक। इस कॉन्फ़िगर स्टोर के लिए आप 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। सिंपली आपने ये करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर कॉन्फ़िगर स्टोर, बिल्ट इन फंक्शन है, और इस कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। आपको पता है कि फंक्शन में ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, अरे भी पास कर सकते हैं, कुछ भी। तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी किस नाम से अवेलेबल है, रिड्यूसर के नाम से अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज रिड्यूसर, अगर आप यहाँ पे देख लें, वो किधर की डायग्राम मैंने रिमूव कर दी, सॉरी, यहाँ मैंने बना लिया स्नैपशॉट। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें जो भी मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ, तो रिड्यूसर किधर था, स्टोर के अंदर। तो रिड्यूसर स्टोर के अंदर ही पास हो रहा है ना। लेट्स सी रिड्यूसर होता क्या है, स्टिल मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में रिड्यूसर बनाएंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। ये रिड्यूसर किधर रिजाइड कर रहा है, इनसाइड दिस। समझ आ गई बात। अब हमने अभी तक सिर्फ इतना ही काम किया, एक ही है तो इसको छोड़ दें, और ये स्टोर क्या हो रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब स्टोर हमने बना लिया, लेकिन इसे यूज कहीं बाहर जाके करेंगे। तो अभी तक जो हमारा स्टोर बना, उसका और हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हम इस स्टोर को अपनी रिएक्ट ऐप के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे। वो लिंक कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, लेट्स कम बैक टू द रूट कंपोनेंट विच इज प्रोबेबली मेन, जहां पे आपकी ऐप रेंडर हो रही है सारी की सारी। समझ आ गई बात। अब आपने क्या करना है, ये जो स्टेट है ये ग्लोबली तब अवेलेबल होगी जब आप अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को रैप कर लें, किसके अंदर, रिडक्स के अंदर, जैसे हमने राउट के साथ किए। आपने क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर सारे राउट्स को क्या कर लिया, रैप कर लिया। यही काम हम इसके साथ भी करेंगे। तो रिडक्स का बेसिकली दो फंक्शंस आते हैं, एक है इंपोर्ट प्रोवाइडर, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स।
ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि रिडक्स और रिएक्ट को बाइंड करने के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, रिएक्ट रिडक्स। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन द फेज ऑफ कनेक्टिंग द रिडक्स विद द रिएक्ट, तो इसके लिए मुझे ये काम करेगी। ये डॉक्यूमेंटेशन में ये पड़ा हुआ है बिल्कुल उसी से एन नीचे कि ये कर रहा है इंपोर्ट प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स, ठीक। अब इसका सिर्फ इतना सा काम है प्रोवाइडर का कि आप ये जो अपना रूट फोल्डर, ये जो रूट कंपोनेंट है ना ऐप, इसको रैप कर दें, यानी इसको मैं कट कर रहा हूं और इसको रैप कर दें किसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, और यूं कर दें, यूं। अब ये जो प्रोवाइडर है ये एक प्रॉप लेता है, ये बिल्ट इन है, ये पहले से पता है कि ये एक प्रॉप लेता है, और उस प्रॉप का नाम क्या है, स्टोर। अब स्टोर किधर है, हमने खुद बना लिया ना। तो वो जो स्टोर बनाया है यहाँ पे, इसको हमने एक्सपोर्ट भी तो इसलिए किया था ना कि इसे कहीं और यूज करना है। तो ये जो यहां से स्टोर एक्सपोर्ट हो रहा है विद स्टोर, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसको हम यहां पे क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। सो लेट मी इंपोर्ट दैट स्टोर एज वेल, इंपोर्ट स्टोर इंपोर्ट स्टोर डॉट ऐप स्लैश स्टोर डॉट जीएस, मेरी अपनी फाइल। यह स्टोर जो है इसको मैं एज अ प्रॉप इसमें पास कर दूंगा। बस आपकी जो रिएक्ट की ऐप है वो कनेक्ट हो चुकी है किसके साथ, रिडक्स के साथ, ठीक है। लेट अस सी अगर कोई ब्रेक वगैरह तो नहीं हो रही। अगर ब्रेक हो रही है हमारी ऐप तो फिर हम देख लेंगे कि क्यों ब्रेक हो रही है और क्या रीजन है उसके, क्या पॉसिबल। इट्स नॉट गेटिंग ब्रोकन, तो इसका मतलब एवरीथिंग सीम्स करेक्ट। समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डायग्राम में समझे हैं ना, हमने ये इंग्रेडिएंट्स पूरे करने हैं। यूआई तो हमारे पास पहले से है, हमने डिपॉजिट विड्रॉ नहीं करना, हमने ऐड टू कार्ट करना है। समझ आ गई बात। ये यूं समझ लें कि पहली सिंपल सी एग्जांपल है काउंटर की, इसी तरह विड्रॉ डिपॉजिट करके दिखा दूंगा, फ्लो पता लग जाएगा, तो फिर हम ऐड टू कार्ट पे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिडक्स के इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से पहली चीज यूआई तो हमारे पास पहले से है। इवेंट हैंडलर हमने लगाना है तो हम कोई भी बटन क्रिएट करके ऑन क्लिक लगा सकते हैं, इसका मतलब वो भी नॉट अ रॉकेट साइंस। एक्शन डिस्पैच करना, एक बात ये भी नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि पहले वो चीज तो बना लें जिसकी तरफ हमने एक्शन को भेजना है। भाई मैं आपको कह दूं कि आप वो रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है वहां चले जाओ, आप वहां पहुंचे वो जगह एग्जिस्ट ना करे, तो इसका मतलब यह है कि आपको वहां तक डिस्पैच करने से पहले मुझे मेक श्योर करना है कि वो जगह वहां एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए हमने ये एक्शन को समझने से पहले क्या समझ लिया, स्टोर समझ लिया, रिड्यूसर समझ लिया, स्टेट समझ ली। अब सिर्फ क्या रह गया, अब देखें इसके दो हिस्से हो गए हैं। पहला हिस्सा ये हो गया, यहां से इसको आप डिवाइड कर लें, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। हमने इधर से एक्शन डिस्पैच करना है इधर, तो ये सारा कुछ सेटअप हो गया हमारा। इसमें सिर्फ स्टेट नहीं सेटअप हुई, सिर्फ स्टोर और रिड्यूसर सेटअप हो गए, बल्कि रिड्यूसर भी अभी उसकी थोड़ी सी डेप्थ बाकी है, लेकिन टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है। फिर हमने एक्शन डिस्पैच करना है बाद में, लेकिन पहले हम इसको पूरा करते हैं जिसमें रिड्यूसर और स्टेट कमी है। इन दोनों को आपस में क्या करना था, लिंक करना था। किन दोनों को, रिडक्स को और रिएक्ट को, वो भी हमने कर लिया। तो उसका मतलब हाफ वे ऑलमोस्ट देयर। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिड्यूसर बनाना है। सो रिड्यूसर क्या बोला है, जैसे मैंने कहा ना एक्शन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, तो रिड्यूसर इज नथिंग बट अ फंक्शन। रिड्यूसर क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, उस फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए ये भी प्री डिफाइंड है। लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट द रिड्यूसर। इससे पहले कि मुझसे आप पूछें जी कि रिड्यूसर डॉक्यूमेंटेशन की कहाँ मिलेगा, मैं जरा वो बता देता हूँ रिड्यूसर डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ है। सो थोड़ा सा नीचे आए तो आपको एक चीज मिलेगी। अच्छा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में ना, अभी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो किससे रिलेटेड है, कार्ड से रिलेटेड है। जब आप यूजर सेक्शन पढ़ेंगे, यूजर का लॉग इन होना, लॉग आउट होना और उसकी स्टेट, तो फिर आपको किसकी स्टेट मैनेज करनी है, यूजर की स्टेट को मैनेज करना है। फिर आप लेट्स सपोज कोई तीसरा फीचर पढ़ेंगे तो आपको उस तीसरे रिसोर्स की इंफॉर्मेशन मैनेज करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहां सिर्फ किसी एक रिसोर्स की स्टेट की बात नहीं होती,
वहाँ मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे अभी 2 केसेस हो गए, बाद 3 हो गए हैं। यूज़र हो सकता है, प्रोडक्ट की स्टेट हो सकती है, कार्ट की स्टेट हो सकती है, ऑर्डर की स्टेट हो सकती है। किसी यूज़र ने ऑर्डर किया और उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सचेंज करना है, दाएं बाएं शेयर करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है ना, अगर आप उसको स्प्लिट करें तो एक स्टोर के अंदर मल्टीपल स्टेट की स्लाइसेस पड़ी होती हैं। आई रिपीट, मैंने लफ्ज एक यूज किया है, स्लाइस। क्या यूज किया है? स्लाइस। आप एक फीचर को कह लें, मतलब आपने कार्ट सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो ये उस पूरी स्टेट की क्या है? एक स्लाइस है। आपने यूजर की स्टेट को मैनेज करना है तो ये उस पूरी स्टेट की क्या है? एक दूसरा स्लाइस है। आपने ऑर्डर को मैनेज करना है या ऑर्डर मैनेजमेंट को करना है हैंडल, तो वो क्या है? इसी स्टेट की तीसरी स्लाइस है। अब जरा आप थोड़ा सा अगर माइंड को बड़ा करें तो आपकी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सारी की सारी एक ही स्टोर में पड़ी हुई है, लेकिन जस्ट टू हैंडल इट मोर प्रिसाइजली मैंने डिफरेंट स्टेट के सेक्शंस को डिफरेंट स्लाइसेस कह दिए। क्या कह दिए? पीसेस, फीचर्स, फंक्शन, फंक्शनैलिटीज, कुछ भी नाम दे दें। यहां पे आप क्या नाम दे रहे हैं? उसको स्लाइस का नाम दे रहे हैं। समझ आ गई बात? अभी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में मजीद। अब अगर आप देखें यहां पे, तो इसने क्या किया हुआ है? इसने कहा हुआ है जी कि सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाया है फीचर्स, फीचर के अंदर क्या बनाया है? काउंटर, और काउंटर के अंदर क्या बनाया है उसने? काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। नाउ स्लाइस तो आपको पता लग गया कि पूरी एप्लीकेशन का एक पार्ट, एक हिस्सा। स्लाइस नाम से जाहिर है एक छोटे से पोर्शन को कहते हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इसने फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है ना चाहते हुए, कि अगर एक एप्लीकेशन में 10 फीचर्स हैं तो आप बेहतर है कि क्या करें? सोर्स के अंदर एक फीचर्स का फोल्डर बना लें। अगेन ये नहीं बनाएंगे तो चलेगा फिर भी, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है कि सोर्स फोल्डर के अंदर क्या बना लें? एक फीचर्स का फोल्डर बना लें। अब आपके पास 10 फीचर्स हो सकते हैं, तो फीचर्स के बाद एक और फोल्डर बना लें इंडिविजुअल फीचर का। क्या बना लें? यानी फीचर्स के अंदर सारे फीचर्स लिस्ट होंगे, उनके अंदर सेपरेट फोल्डर बना ले। काउंटर का फीचर अलग है, कार्ट का फीचर अलग है, यूजर का फीचर अलग है, ऑर्डर्स का फीचर अलग है, और फिर उसके अंदर एक जेएस की फाइल बनाएं और उसको नाम दे दें क्या? स्लाइस का, क्योंकि बेसिकली फीचर एक स्लाइस ही है। मैंने कहा ना, एक पूरी एप्लीकेशन का एक छोटा सा फीचर, छोटा सा हिस्सा, इसको हम क्या कह रहे हैं? स्लाइस कह रहे हैं। मेकिंग सेंस? सो अब मैं क्या करने लगा हूं? सोर्स के अंदर एक फीचर का फोल्डर बनाने लगा हूं। मैं प्योरली वही फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं जो रिडक्स वालों ने की है। आप इससे वायलेट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट है, फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है। सो लेट मी गो टू द सोर्स। सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना लूं, FEATURES फीचर्स, और फीचर्स के अंदर मैं उस फीचर का नाम दूंगा जिस फीचर को क्या करने जा रहा हूं? इंप्लीमेंट। ठीक, उन्होंने काउंटर दिया तो मैं इसे क्या कर लेता हूं? जो डायग्राम में हमने पढ़ा ना, डिपॉजिट और विड्रॉ, इसको क्या नाम दे देता हूं? डिपॉजिट करना बैंक में रकम एक फीचर है, विड्रॉ करना उसकी इंप्लीमेंटेशन भी एक फीचर है। तो मैं क्या करने लगा हूं? यहां पे DEPOSITSLICE.js। तो मैंने क्या कर लिया? मैंने एक डिपॉजिट स्लाइस बना ली। स्लाइस इज अगेन अ फीचर। मेकिंग सेंस? अब इंपॉर्टेंट चीज, इस स्लाइस में क्या होता है? तो इस स्लाइस में मैं, चूंकि ये सारी चीज हमें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो चीज चाहिए वो पिक करूंगा यहां से, ठीक है? लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन जब देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये पूरा करने के बाद खुद ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? क्रिएट स्लाइस का बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि मैं स्लाइस बना रहा हूं। तो मुझे अब इसको मैं बंद कर देता हूं क्योंकि कनेक्ट हो गई है मेरी। इसको भी बंद कर देता हूं। स्टोर पे वापस आऊंगा। किस पे जाता हूं? अच्छा, ये सॉरी, फीचर्स का फोल्डर है, उसके अंदर हमें एक सब फोल्डर बनाना है पहले, जिसमें उस फीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, लेट मी डू दैट। यार बनाने दे, फोल्डर रीनेम क्यों नहीं करने दे रहा? चले मैं यहां से कर लेता हूं। सोर्स का फोल्डर, सोर्स के अंदर मेरे पास फीचर्स का फोल्डर, और फीचर के अंदर फोल्डर का नाम डिपॉजिट, फोल्डर में एक्सटेंशन तो नहीं होती ना, दैट्स माय मिस्टेक। इसके अंदर फीचर का नाम क्या है? डिपॉजिट,
और इस डिपॉजिट के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट स्लाइस बनाऊंगा। मेक सेंस? और इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करूंगा, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम Redux.js। इसके बाद दूसरा काम क्या करूंगा, सिंपली जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए मैं उनको खुद ही एक्सपोर्ट करता जाऊंगा। दूसरी चीज मुझे चाहिए कि यहां पे ये काम करना है मुझे। अच्छा मुझे ये बताएं कि डायग्राम में जो हमने देखा है, रिड्यूसर और स्टेट ये आपस में क्या हो रही हैं, लिंक हो रही हैं। और ये रिड्यूसर और स्टेट दोनों चीजें किसके अंदर है, बेसिकली स्टोर के अंदर पास हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम रिड्यूसर बनाएंगे तो रिड्यूसर के अंदर ही क्या बनाएंगे, स्टेट भी बनाएंगे, क्योंकि रिड्यूसर और स्टेट आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। अब मुझे एक स्टेट बनानी है किसके लिए, सिर्फ डिपॉजिट के लिए। किसके लिए, डिपॉजिट के लिए। तो मैं यहां पे जाके रिड्यूसर के अंदर इनिशियल स्टेट दूंगा और इस इनिशियल स्टेट को नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, इनिशियल स्टेट कह दें, एबीसी कह दें, XYZ कह दें। और ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे, हमेशा इनिशियल वैल्यू रखेंगे। स्टेट की इनिशियल वैल्यू लेट्स सपोज मैं कहता हूं डिपॉजिट ही कह देता हूं इसको, या इसको कह देता हूं मैं इनिशियल स्टेट के बजाय इनिशियल डिपॉजिट स्टेट, कि मेरे डिपॉजिट की इनिशियल स्टेट क्या है, 0 है। आप अज्यूम कर लें कि आपके अगर कार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो इनिशियल स्टेट उसकी क्या है, 0 है। नो प्रोडक्ट इन द कार्ट। ठीक, तो स्लाइस में सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए होती है, इनिशियल स्टेट। उसके बाद अगला काम क्या चाहिए होता है आपको, लेट्स अगेन गो टू दिस। अगला काम आपको, यहां से आप कॉपी पेस्ट से कंफ्यूज हो सकते हैं, सो लेट्स सी। ये जो फंक्शन मैंने इंपोर्ट किया है ना, मैं इसी को यहां कॉल करूंगा। ये जो क्रिएट स्लाइस का बिल्ट इन फंक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है बतौर पैरामीटर। ठीक, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकती हैं। 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे, ये सारा कुछ मैं यहां से बार बार रेफर इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो। सबसे पहले, चूंकि स्लाइसेस डिफरेंट हो सकते हैं तो हर स्लाइस का क्या हो सकता है, एक नाम हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको क्या कहता हूं, दैट्स गोइंग टू बी नेम। कोई भी आप नेम दे सकते हैं इसको। दूसरे, एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट तक मीटिंग एंड हो जाएगी। मैं दोबारा लिख सकता हूं, जस्ट जी सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। दूसरे नंबर पे ये जो स्लाइस है, क्योंकि हर स्लाइस एक फीचर होता है, जब एक फीचर होता है तो एक फीचर का अपना डाटा होता है। यानी अगर कार्ड सिस्टम होगा ना तो पूरे के पूरे कार्ड सिस्टम का डाटा अपना होगा। प्रोडक्ट लिस्ट होगी तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट लिस्ट की का डाटा और उसकी इनिशियल स्टेट अपनी होगी। अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर का भी सारा का सारा डाटा अपना होगा। मिसाल के तौर पे ऑर्डर की स्टेट 0 ऑर्डर है तो 0 होगा। ऑर्डर की स्टेट में अगर 10 ऑर्डर है तो ऑर्डर की स्टेट में क्या पड़ा होगा, 10 ऑर्डर पड़े होंगे। तो इसका मतलब हर फीचर के लिए आपको क्या चाहिए, स्लाइस। हर स्लाइस का क्या होगा, एक नाम। हर स्लाइस की क्या होगी, एक इनिशियल स्टेट। ये हर स्लाइस के लिए ही काम होगा। अभी मैं सिर्फ पहला स्लाइस बना रहा हूं। एम आई मेकिंग सेंस? तो दूसरा काम जो है वो क्या है आपकी, इसकी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमारे केस में क्या है, 0। तो हम इनिशियल स्टेट को क्या कह देंगे, इनिशियल डिपॉजिट स्टेट। बात समझ आ गई? और इसकी तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रिड्यूसर्स। अब गालिबन मीटिंग का लिंक एंड हो गया, सो दे वर इन्फॉर्मिंग मी, या भी नहीं एंड हुआ, सॉरी, होने लगा सर। अभी होने लगा। ये हो रहा है, चले मैं इसे कंटिन्यू करूंगा नए लिंक के बाद। लेट मी फिनिश। हो गया सर, हो गया, ठीक हो गया। चले, लेट मी रिटर्न टू द होम स्क्रीन। मैं ये एक चीज ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आगे कल कंटिन्यू करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि ये मिड में ना छोड़ूं।
फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी देख लिया क्योंकि अगले बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन व्हाट आई वांट इज कि इसको दरमियान में ना छोड़ूं, क्योंकि कल से फिर दोबारा मिड से उठाना मुश्किल हो जाएगा। अभी फ्लो बना हुआ है तो इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा दे, बेशक आधा ही हो लेकिन एक फीचर तो कंप्लीट हो जाए ना। एनीवेज, सो मैंने ये जिक्र किया जी कि ये जो क्रिएट स्लाइस का बिल्ट इन फंक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है बतौर पैरामीटर। इस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। उन 3 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है नेम, हर स्लाइस का अपना नेम होगा। तो मैंने इसे कहा जी आप इसको कहते हैं डिपॉजिट, क्या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैंने डिपॉजिट नाम दे दिया। दूसरा इनिशियल स्टेट, मैंने अपनी इनिशियल स्टेट पहले से बना ली थी। इनिशियल डिपॉजिट स्टेट क्या है, डिपॉजिट इनिशियली बैंक में कुछ नहीं है, जो भी डिपॉजिट करेगा यूजर यूआई से क्लिक करेगा तो डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और रिड्यूसर जो है ये फिर एक ऑब्जेक्ट लेता है, हमें पता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के नेम में फिर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये फिर एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम डिफाइन करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी आप फंक्शंस डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक फंक्शन ही चाहिए। क्या, कौन सा फंक्शन चाहिए, डिपॉजिट। फंक्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यूं समझें कि आप बैंक में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस की कितनी पॉसिबिलिटी है, या आप डिपॉजिट करेंगे या आप, तो इन अदर वर्ड्स रिड्यूसर्स के अंदर आप क्या स्पेसिफाई करते हैं, एक्शंस, पॉसिबल एक्शंस। अब आपने कितने पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म करने हैं ये आपको पता है। जब हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट पे कितने पॉसिबल एक्शंस होंगे, ऐड प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट्स काउंट, तो कितने एक्शंस हो गए, 5 एक्शंस हो गए। तो इसका मतलब है ये जो रिड्यूसर में जो चीज आप डिफाइन कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स ये क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, तो चूंकि एक्शन किसी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दैट्स व्हाई आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, की नेम और उसकी वैल्यू में फंक्शन डिफाइन कर देते हैं ना, ऐसे ही है। ये याद रख लें वनीला जेएस जो मैं पढ़ा था। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपली एक एरो फंक्शन पास कर देंगे। और आपको पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू में फंक्शन लिखते हैं तो वो नॉर्मली क्या होता है, या एनोनिमस फंक्शन होता है या एरो फंक्शन होता है। मेक सेंस, पक्की बात है, समझ आ गई। ये जो फंक्शन होता है ना रिड्यूसर्स के अंदर, ये 2 आर्गुमेंट्स रिसीव करता है, यानी रिडक्स ऑटोमेटिकली 2 आर्गुमेंट्स इसमें अवेलेबल कर देता है। एक है स्टेट, दूसरा है एक्शन। इनको नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन ये कन्वेंशन है कि इनको नाम क्या देंगे आप, स्टेट और एक्शन ही नाम देंगे। सॉरी, बिल्कुल वही स्टेट और एक्शन है, एग्जैक्टली वही स्टेट। तो रिडक्स ऑटोमेटिकली हर एक्शन में जो आप एक्शन यहां लिखेंगे, अभी फॉर एग्जांपल मैंने डिपॉजिट लिखा है, अगर मुझे दूसरा भी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, विद ड्रॉ लिखूंगा। और विद ड्रॉ के लिए भी क्या करूंगा, यहां पे एक कॉल बैक फंक्शन बना दूंगा और इसके लिए भी यहां पे क्या चीज अवेलेबल हो जाएगी, स्टेट और एक्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर कोई तीसरा फंक्शन लिखता हूं तो उसके लिए भी ये अवेलेबल होगा, चौथा लिखता हूं उसके लिए भी यही होगा, 5वां लिखता हूं उसके लिए भी होगा। तो मैं सिर्फ एक के साथ जा रहा हूं ताकि इट बिकम्स अ डेड सिंपल एग्जांपल फॉर अस। लेकिन मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपको कम से कम 5 चाहिए होंगे। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट सिंगल प्रोडक्ट 6 चाहिए होंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट 1 एक्शन, गेट सिंगल प्रोडक्ट 2 एक्शन, अपडेट प्रोडक्ट 3 एक्शन, डिलीट प्रोडक्ट 4 एक्शन, गेट काउंट प्रोडक्ट 5, 6 जितने भी बन सकते हैं, जितने भी एक्शन। सर रिड्यूसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, मीन कि अगर हम कुछ और जैसे स्लाइस का बता रहे थे तो उसका हम अलग से रिड्यूसर बनाएंगे या वो यही होगा, अलग से बने, अलग से बने, मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे, फिर एंड पे सारे रिड्यूसर्स को स्टोर में कंबाइन करेंगे, कंबाइन रिड्यूसर के एक फंक्शन को कॉल करके। खैर अभी आप सिंगल पे रहें, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छा क्लियर होगा। एक से ज्यादा रिड्यूसर हो सकते हैं, अभी तक का जो आपका सवाल है उसका जवाब यस में है। नहीं, एक स्लाइस में एक ही होगा, एक रिड्यूसर में मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं एक स्लाइस के अंदर, लेकिन ओवरऑल पूरी ऐप में मल्टीपल रिड्यूसर्स होते हैं। एक स्लाइस के अंदर एक से ज्यादा रिड्यूसर डजंट मेक सेंस। गॉट इट, यहां तक समझ आ गई है? ओके, अब आखिरी स्टेप है इसका और इसके बाद मैं एंड करूंगा आज की क्लास। आखिरी स्टेप में ये जो चीज है ना, चूंकि मैंने क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा और ये कमेंट भी पढ़िएगा। एक्शन क्रिएटर्स आर जनरेटेड फॉर ईच केस रिड्यूसर फंक्शन। आई रिपीट, आपके यहां पे जितने भी रिड्यूसर्स होंगे,
मैंने आपको क्या कहा था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एक एक्शन होता है। रिडक्स टूलकिट खुद ब खुद आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज रिड्यूसर में दी होंगी ना, इन तमाम प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट एक्शंस क्रिएट कर देगा, खुद ब खुद कर देगा। क्या कर देगा? और ये कौन करेगा? एक्शन क्रिएटर्स। एक्शन क्रिएटर्स किधर होते हैं? रिडक्स टूलकिट के अंदर होते हैं। हमें सिर्फ ये इसका सिंटैक्स देगा कि वो सारे के सारे एक्शंस कहां मिलेंगे हमें, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। और ये काउंटर स्लाइस हमारे केस में कहीं नहीं है, तो हम ये जितना कुछ भी है ना, ये सारा कुछ, ये सारा तरद्दुद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मैं इसे कह देता हूं जी कॉन्स्ट डिपॉजिट स्लाइस इक्वल्स टू दिस। यानी ये सारे का सारे का जो आउटकम है वो मैंने एक फंक्शन में शेयर कर दिया, और इस फंक्शन को मैंने यहां काउंटर स्लाइस के बजाय मैंने क्या कर दिया, डिपॉजिट स्लाइस। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन रिड्यूसर्स के अंदर जितनी भी यहां पे प्रॉपर्टीज होती हैं उनके एक्शंस जनरेट करता है, और वो एक्शंस हमें ऑटोमेटिकली यहां अवेलेबल होते हैं। हम इनको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में। तो अब चूंकि हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक ही है ना, डिपॉजिट, तो हम बाकी दोनों क्या कर देंगे, जब हमारे पास बाकी होंगे तो हम बाकियों को भी साथ कॉमा सेपरेशन के साथ डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। समझ आ गई बात? आखिरी स्टेप, अब इस रिड्यूसर को स्टोर किस चीज का भूखा है? स्टोर के अंदर क्या चीज जाती है? रिड्यूसर जाता है ना। तो ये रिड्यूसर आखिरी स्टेप ये है कि जैसे आपको रिडक्स एक्शंस बना के देता है, वैसे ही ये रिडक्स एक रिड्यूसर की प्रॉपर्टी रिटर्न करता है, और ये ऑब्वियसली डिपॉजिट स्लाइस हो गई, यानी जो नाम आप यहां देंगे, तो डिपॉजिट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, और इसको यहां से आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं। सॉरी, किधर है इंक्रीमेंट? ओके हाँ, ये गलत होगा, ये एरर देगा, क्योंकि यहां वही चीज अवेलेबल होगी जो नाम यहां रखा होगा आपने। तो राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू, ये नहीं है कि यहां इंक्रीमेंट उसको क्या पता लगेगा भाई केड़ा एक्शन है, जो एक्शन हम यहां देंगे वही ये अवेलेबल करेगा। तो दिस इज करेक्शन, थैंक यू। जो जो फंक्शंस आपने रिड्यूसर के अंदर में डिफाइन किए होंगे ना प्रॉपर्टीज की फॉर्म में, इसके अंदर वही एक्शन बनेंगे। और अगर मैं ये चला देता तो एरर आता, और ऑब्वियसली ये सिली एरर है, इसके फिर हम खपते पता नहीं कितना टाइम, जैसे पहले खपे थे। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी ना थोड़ा सा आपको होश में रहना है। अब समझ आ गई है? दिस इज अ कंप्लीट स्लाइस। समझ आ गई बात? अब आप ये देखें, अब कहेंगे यार इस फंक्शन के अंदर किया तो हमने कुछ भी नहीं है। इधर गौर से देखें, पहले इधर देखें मेरी तरफ। इस एक्शन के अंदर हमने किया तो एक्शन मीन्स टू परफॉर्म सम एक्शन, और एक्शन है क्या कि जब भी यूआई पे एक्शन, यूआई पे अभी बटन नहीं बनाया बाय द वे, लेकिन जब बनेंगे तो वहां से जो एक्शन, यूआई से जो एक्शन आएगा, उस एक्शन में क्या क्या होगा, पेलोड और टाइप, ऐसे ही है ना। तो यहां उस टाइप की बेस पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि डिपॉजिट स्टेट इनिशियली क्या है, क्या है, 0 है ना। तो ये स्टेट जो 0 है वो यहां पे मुझे अवेलेबल हो जाएगी, और मैं ये चाहता हूं कि मैं क्या करूं, यहां पे सिंपली स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, मैं हार्ड कोड कर देता हूं 100। ये 100 क्यों किया, इसकी बात आपको तब समझ आएगी जब मैं एक्शन डिस्पैच करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये कि जब भी ये एक्शन कॉल होगा, ये इनिशियल स्टेट जो 0 थी उसकी नई स्टेट क्या बना देगा, 100 बना देगा। बस ये हमारा स्लाइस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। यहां से स्लाइस क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक, अब हम इस स्लाइस को इंपोर्ट करेंगे कहां पे, अपने स्टोर के अंदर। ठीक, स्लाइस को नहीं, सॉरी रिड्यूसर को, क्योंकि स्लाइस हमें क्या रिटर्न करता है अल्टीमेटली, रिड्यूसर। स्लाइस हमें क्या देता है, तो हम यहां इंपोर्ट किसको करेंगे, रिड्यूसर को करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। और ये काम आप डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्वियसली यहां नीचे जाके देखेंगे, देख रहे हैं। ठीक, इसने कहा काउंटर रिड्यूसर, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इंपोर्ट डिपॉजिट रिड्यूसर। एक और काम करते हैं, डिपॉजिट स्लाइस, और इसको स्लाइस नाम देने के बजाय क्या कह सकते हैं,
नाम ये वाला कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये राइट फाइल होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपोर्ट भी होना चाहिए। ये बात समझ आ गई है? और इस रिड्यूसर को आप इधर पास कर दें। तो बेसिकली ये सारा तरह जो रिड्यूसर वाला था वो क्यों था? क्योंकि स्टोर को क्या चाहिए था? रिड्यूसर चाहिए था। अब जरा यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा मैच कर लें इसके साथ। आपको काउंटर रिड्यूसर, ये काउंटर है, ये जो नाम है ये इसने कस्टमाइज दिया हुआ है और हमारा नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पे? रिड्यूसर है। तो आप चूंकि आप रिड्यूसर जेनेरिक नेम है, आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, तो आप इसको भी क्या कहते हैं? डिपॉजिट, डिपॉजिट। मेक सेंस? तो ये फ्लो है। अब सिर्फ वी आर वन स्टेप अवे, लेकिन चूंकि दैट स्टेप मे टेक 10 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो वी कैंट अफोर्ड 10 more minutes right in here at this stage, लेकिन ये वन फ्लो कंप्लीट हो गया है। व्हाट यू नीड इज टर्मिनोलॉजीज, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको स्टोर। आपने सिंपली ऐप का फोल्डर क्रिएट किया, सोर्स के अंदर एक store.js की फोल्डर बनाई और कॉन्फ़िगर स्टोर के फंक्शन को कॉल करके उसमें एक प्रॉपर्टी पास कर दी रिड्यूसर के नाम की। फिर अब आपके पास रिड्यूसर नहीं था, यानी सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम था, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो नहीं थी, तो आपको एक दूसरी चीज़ चाहिए, क्या? रिड्यूसर। ये आपको पता है डायग्राम से कि रिड्यूसर किसके अंदर जाता है? स्टोर के अंदर जाता है, लेकिन पहले रिड्यूसर बनाएंगे तो स्टोर के अंदर जाएगा। तो रिड्यूसर क्या है? इट्स नथिंग, इट्स अ फंक्शन। यानी आपने रिडक्स टूलकिट में क्रिएट स्लाइस की एक फंक्शनैलिटी है। क्रिएट स्लाइस का बिल्ट इन फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट लेता है। उस ऑब्जेक्ट में तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक उस स्लाइस का नेम, एक उस स्लाइस का इनिशियल स्टेट, और तीसरा उस स्लाइस के अंदर रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस लिखते हैं, जो भी एक्शंस आपको चाहिए होते हैं। अब रिडक्स टूलकिट क्या करता है कि आपको दो चीज़ें रिटर्न करता है, स्लाइस में से दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक तो जितने भी फंक्शंस है वो रिटर्न करता है, और दूसरा क्या रिटर्न करता है? आपको रिड्यूसर रिटर्न करता है। वो जो रिड्यूसर रिटर्न हुआ है ना, एक्शन जो रिटर्न हुआ है, उसका क्या करना है? अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई थी, एक यूज़ की है। वो रिड्यूसर हमने स्टोर में इंपोर्ट किया और हमने स्टोर में पास कर दिया है। तो और फिर हमने अल्टीमेटली रिडक्स की ऐप को किसके साथ लिंक कर दिया है? रिएक्ट की ऐप के साथ लिंक किया है। वी आर गुड टू गो। नाउ वी कैन यूज़ द पावर ऑफ रिडक्स। तो ये यूज़ कल करेंगे कि हम जो एक्शंस मिले ना हमें, अभी तक एक ही एक्शन है डिपॉजिट, इस एक्शन को हमने कहीं से जाके कॉल करके यूज़ करना है, फिर हमारा रिडक्स का फ्लो। अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए टेक्निकली, और अगर कोई आएगा तो हम इसको भुगत लेंगे। इफ आई रिफ्रेश इट, ओके ये आ रहा है। और अनकॉट ये क्या कह रहा है जी? अनकॉट एरर, रिड्यूसर इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट एंड मस्ट बी अ फंक्शन और एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी पास टू द कंबाइंड रिड्यूसर एट द कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, ये मे बी ये कंप्लेन कर रहा है फ्रॉम दिस, और ये कंप्लेन कर रहा है मे बी फ्रॉम कि ये इसको मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। सो मस्ट बी फंक्शन और ऑब्जेक्ट डिपॉजिट या reducer, ये रिड्यूसर ही रहेगा, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा और इस ऑब्जेक्ट में DEPOSIT डिपॉजिट लेगा और DEPOSIT और ये लेगा। अब नहीं आना चाहिए कोई भी। ठीक हो गया? ये थोड़ा सा सिंटैक्स था कि ये बेसिकली रिड्यूसर ही रहेगा, लेकिन चूंकि आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं तो आप फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिपॉजिट रिड्यूसर, कॉमा दूसरा रिड्यूसर आएगा, कॉमा तीसरा रिड्यूसर, कॉमा चौथा रिड्यूसर, जितने रिड्यूसर होंगे वो यहाँ पे आप कर लेंगे। और उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर रिड्यूसर के बजाय अगर मल्टीपल रिड्यूसर होंगे तो फिर हमें कंबाइन रिड्यूसर यूज़ करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर के बजाय। ठीक है, कंबाइन का मतलब मल्टीपल रिड्यूसर को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, और कंबाइन करके फिर कॉन्फ़िगर स्टोर में पास करना होगा एक रूट रिड्यूसर। यानी मल्टीपल रिड्यूसर्स को हम कंबाइन करेंगे, वो हमें मल्टीपल कंबाइन करके एक रूट रिटर्न करेगा, और वो रूट हम किस में पास करेंगे? कॉन्फ़िगर में पास करेंगे। स्टोर ऑलवेज टेक्स वन रिड्यूसर। स्टोर ऑलवेज टेक्स, इफ देयर आर मल्टीपल रिड्यूसर्स, हम पहले उसको क्या करेंगे? कंबाइन रिड्यूसर में पास करके सारों को मिला के एक बनाएंगे, और फिर एक किस में पास करेंगे? स्टोर में पास करेंगे। मेक सेंस? तो आज की आपको ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई बिलीव कि अगर आपको